प्रेमचंद द्वारा लिखी कर्म भूमि का एपिसोड 5। अमरकांत ने अपनी माता के स्नेह का सुख ना जाना था। जब उसकी माता का अवसान हुआ तब वह बहुत छोटा था। उस दूर अतीत की कुछ धुंधली सी और इसलिए अत्यंत मनोहर और सुखद स्मृतियां शेष थीं। उसका वेदनामय बाल रुदन सुनकर जैसे उसकी माता ने रेणुका देवी के रूप में स्वर्ग से आकर उसे गोद में उठा लिया। बालक अपना रोना धोना भूल गया और उस ममता भरी गोद में मुंह छुपाकर दैवी सुख लूटने लगा। अमरकांत नहीं करता रहा और माता उसे पकड़कर उसके आगे मेवे और मिठाइयां रखती थी। उसे इंकार करते बनता नहीं। वह देखता माता उसके लिए कभी कुछ पका रही हैं, कभी कुछ, और उसे खिलाकर कितनी प्रसन्न होती हैं तो उसके हृदय में श्रद्धा की एक लहर सी उठने लगती है। वह कॉलेज से लौटकर सीधे रेणुका के पास जाता। वहां उसके लिए जलपान रखे हुए रेणुका उसकी बाट जो होती रहती। प्रातः का नाश्ता भी वह वहीं करता। इस मातृ स्नेह से उसे तृप्ति ही नहीं होती थी। छुट्टियों के दिन वह प्रायः दिन भर रेणुका के ही यहाँ रहता। उसके साथ कभी कभी नैना भी चली जाती। वह खासकर पशु पक्षियों की क्रीड़ा देखने जाती थी। अमरकांत के कोश में वो स्नेह आया तो उसकी वह कृपणता जाती रही। सुखदा उसके समीप आने लगी। उसकी विलासिता से अब उसे उतना भय न रहा। रेणुका के साथ उसे लेकर वह सैर तमाशे के लिए भी जाने लगा। रेणुका 10वें 5वें उसे 10-20 रुपए जरूर दे देती। उसके सप्रेम आग्रह के सामने अमरकांत की एक न चलती। उसके लिए नए नए सूट बने, नए नए जूते आए, मोटरसाइकिल आई, सजावट के सामान आए। 5-6 महीने में वह विलासिता का द्रोही, वह सरल जीवन का उपासक अच्छा खासा रईस जादा बन बैठा। रईस जादों के भाव और विचारों से भरा हुआ, उतना ही निद्वुद्ध और स्वार्थी। उसकी जेब में 10-20 रुपए हमेशा पड़े रहते। खुद खाता, मित्रों को खिलाता और एक ही जगह 2 खर्च करता। वाद्यनशीलता जाती रही। ताश और चौसर में ज्यादा आनंद आता। हाँ, जलसों में उसे अब और अधिक उत्साह हो गया। वहां उसे कृति लाभ का अवसर मिलता था। बोलने की शक्ति उसमें पहले भी बुरी न थी, अभ्यास से और भी परिमार्जित हो गई। दैनिक समाचार और समसामयिक साहित्य से भी उसे रुचि थी, विशेषकर इसलिए कि रेणुका रोज रोज की खबरें उससे पढ़वाकर सुनती थी। दैनिक समाचार पत्रों के पढ़ने से अमरकांत के राजनीतिक ज्ञान का विकास होने लगा। देशवासियों के साथ शासक मंडल की कोई अनीति देखकर उसका खून खौल उठता था। जो संस्थाएं राष्ट्रीय उत्थान के लिए उद्योग कर रही थीं, उनसे उसे सहानुभूति हो गई। वह अपने नगर की कांग्रेस कमेटी का मेंबर बन गया और उसके कार्यक्रम में भाग लेने लगा। एक दिन कॉलेज के कुछ छात्र देहातों की आर्थिक दशा की जांच पड़ताल करने निकले। सलीम और अमर भी चले। अध्यापक डॉक्टर शशिकांत कुमार उनके नेता बनाए गए। कई गांवों की पड़ताल करने के बाद मंडली संध्या समय लौटने लगी। अमर ने कहा कि मैंने कभी अनुमान नहीं किया था कि हमारे कृषकों की दशा इतनी निराशाजनक है। सलीम बोला, वह जो 4-5 घर मल्लाहों के तालाबों के किनारे थे, उनमें तो लोहे के 2-1 बर्तन के सिवा कुछ था ही नहीं। मैं समझता था देहातियों के पास अनाज की बखारें भरी होंगी, लेकिन यहां तो किसी घर में अनाज के मटके तक ना थे। शांति कुमार बोले, सभी किसान इतने गरीब नहीं होते। बड़े किसानों के घर में बखारें भी होती हैं, लेकिन ऐसे किसान गांव में 2-4 से ज्यादा नहीं होते। अमरकांत ने विरोध किया, मुझे तो इन गांवों में एक भी ऐसा किसान न मिला, और महाजन और अमले इन्हीं गरीबों को चूसते हैं। मैं चाहता हूं उन लोगों को इन बेचारों पर दया भी नहीं आती। शांति कुमार ने मुस्कुराकर कहा, दया और धर्म की बहुत दिनों परीक्षा हुई और यह दोनों हल्के पड़े। अब तो न्याय परीक्षा का युग है। शांति कुमार की अवस्था कोई 35 की थी। गोरे चिट्टे रूपवान आदमी थे। वेशभूषा अंग्रेजों की थी और पहली नजर में अंग्रेज ही मालूम होते थे, क्योंकि उनकी आंखें नीली थी और बाल भी भूरे थे। ऑक्सफोर्ड से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर लाए थे। विवाह के कट्टर विरोधी, स्वतंत्रता प्रेम के कट्टर भक्त, बहुत ही प्रसन्न मुख, सहृदय, सेवाशील व्यक्ति थे। मजाक का कोई अवसर पाकर न चूकते थे। छात्रों से मित्र भाव रखते थे। राजनीतिक आंदोलनों में खूब भाग लेते, पर गुप्त रूप से। खुले मैदान में न आते। हाँ, सामाजिक क्षेत्र में खूब गरजते थे। अमरकांत ने करुण स्वर में कहा, मुझे तो उस आदमी की सूरत नहीं भूलती जो 6 महीने से बीमार पड़ा था और एक पैसे की भी दवा न ली थी।
इस दशा में जमींदार ने लगान की डिग्री करा ली और जो कुछ घर में था नीलाम करा लिया, बैल तक बिकवा लिए। ऐसे अन्यासी संसार की नियंता कोई चेतन शक्ति है? मुझे तो इसमें संदेह हो रहा है। तुमने देखा नहीं सलीम, गरीब के बदन पर चिथड़े तक न थे। उसकी वृद्धा माता कितना ठटक ठटक कर रोती थी। सलीम की आंखों में आंसू थे। बोला, तुमने रुपए दिए तो बुढ़िया कैसे तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ी? मैं तो अलग मुंह फेर कर रो रहा था। मंडली यूं ही बातचीत करती चली जाती थी। अब पक्की सड़क मिल गई थी। दोनों तरफ ऊंचे वृक्षों ने मार्ग को अंधेरा कर दिया था। सड़क के दाहिने बाएं नीचे ऊख, अरहर आदि के खेत खड़े थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर एक दो मजदूर या राहगीर मिल जाते। सहसा एक वृक्ष के नीचे 10-12 स्त्री पुरुष सशंकित भाव से दुबके हुए दिखाई दिए। सबके सब सामने वाले अरहर के खेत की ओर ताकते और आपस में कनफुसिया रहे थे। अरहर के खेत की मेड़ पर 2 गोरे सैनिक हाथ में बेत लिए अकेले खड़े थे। छात्र मंडली को कौतूहल हुआ। सलीम ने एक आदमी से पूछा, क्या माजरा है? तुम लोग क्यों जमा हो? अचानक अरहर के खेत की ओर से किसी औरत की चित्कार सुनाई पड़ी। छात्र वर्ग अपने डंडे संभाल कर खेत की तरफ लपका। परिस्थिति उनके समझ में आ गई थी। एक गोरे सैनिक ने आंखें निकालकर छड़ी दिखाते हुए कहा, भाग जाओ नहीं तो हम ठोकर मारेगा। इतना उसके मुंह से निकला था कि डॉक्टर शांति कुमार ने लपक कर उसके मुंह पर घूंसा मारा। सैनिक के मुंह पर घूंसा पड़ा, तिलमिला उठा, पर घूंसेबाजी में मजा हुआ। घूंसे का जवाब जो दिया तो डॉक्टर साहब गिर पड़े। उसी वक्त सलीम ने अपनी हॉकी स्टिक उस गोरे के सिर पर जमाई। वह चौंधिया गया, जमीन पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। दूसरे सैनिक को अमर और एक दूसरे छात्र ने पीटना शुरू कर दिया, पर वह इन दोनों युवकों पर भारी था। सलीम इधर से फुर्सत पाकर उधर लपका। एक के मुकाबले में 3 हो गए। सलीम के स्टिक ने इस सैनिक को भी जमीन पर सुला दिया। इतने में अरहर के पौधे को चीरता हुआ तीसरा गोरा आ पहुंचा। डॉक्टर शांति कुमार संभल कर उस पर लपके ही थे कि उसने रिवाल्वर निकालकर दाग दिया। डॉक्टर साहब जमीन पर गिर पड़े। अब मामला नाजुक था। तीनों छात्र डॉक्टर साहब को संभालने लगे। यह भय भी लगा हुआ था कि वह दूसरी गोली न चला दे। सबके प्राण नाहों में समाये हुए थे। मजूर लोग अभी तक तो तमाशा देख रहे थे, मगर डॉक्टर साहब को गिरते ही उनके खून में भी जोश आया। भय की भांति साहस भी संक्रामक होता है। सबके सब अपनी लकड़ियां संभाल कर गोरों पर दौड़े। गोरों ने रिवाल्वर दागी पर निशाना खाली गया। इसके पहले कि वह तीसरी गोली चलाए, उस पर डंडों की वर्षा होने लगी। एक क्षण में वह भी आहत होकर गिर पड़ा। खैरियत यह हुई कि जख्म डॉक्टर साहब की जांघ में था। सभी छात्र तत्काल धर्म जानते थे। घाव का खून बंद किया और पट्टी बांध दी। उसी वक्त एक युवती खेत से निकली और मुंह छुपाए लंगड़ाती कपड़े संभालती एक तरफ चल पड़ी। अबला लज्जावश किसी से कुछ कहे बिना सबकी नजरों से दूर निकल जाना चाहती थी। उसके जिस अमूल्य वस्तु का अपहरण किया गया था, उसे कौन दिला सकता था? दुष्टों को मार डालो, इससे तुम्हारी न्याय बुद्धि को संतोष होगा। उसकी जो चीज गई वह गई। वह अपना दुख क्यों रोए, क्यों फरियाद करे? सारे संसार की सहानुभूति उसके किस काम की? सलीम एक क्षण तक युवती की ओर तकता रहा, पर स्टिक संभालकर उन तीनों को पीटने लगा। ऐसा जान पड़ता था उन्मत्ता हो गया है। डॉक्टर साहब ने पुकारा, क्या करते हो सलीम? इससे क्या फायदा? यह इंसानियत के खिलाफ है। गिरे हुओं पर हाथ उठाया जाए। सलीम ने दम लेकर कहा, मैं एक शैतान को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे फांसी हो जाए, कोई गम नहीं। ऐसा सबक देना चाहिए कि फिर किसी बदमाश को इसकी जरूरत ना हो। फिर मजूरों की तरफ देखकर बोला, तुम इतने आदमी खड़े तकते रहे, तुमसे कुछ ना हो सका? तुम में इतनी गैरत भी नहीं? अपनी बहू बेटियों की गैरत की हिफाजत भी नहीं कर सकते? समझते होंगे कौन हमारी बहू बेटी है। इस देश में जितनी बेटियां, जितनी बहुएं हैं, सब तुम्हारी बहुएं हैं। जितनी माएं हैं, वह सब तुम्हारी माएं हैं। तुम्हारी आंखों के सामने यह अनर्थ हुआ और तुम कायरों की तरह खड़े ताकते रहे। क्यों सबके सब जाकर मर नहीं गए? सहसा उसे ख्याल आया कि मैं आवेश में आकर इन गरीबों को फटकार बताने का अनाधिकार चेष्टा कर रहा हूं। वह चुप हो गया, कुछ लज्जित भी हुआ। समीप के एक गांव से बैलगाड़ी मंगाई गई। शांति कुमार को लोगों ने उठाकर उस पर लिटा दिया और गाड़ी चलने को हुई कि डॉक्टर साहब ने चौंक कर पूछा, उन तीनों आदमियों को क्या यहीं छोड़ जाओगे? सलीम ने मस्तक सिकोड़ कर कहा, हम उनको लाद कर ले जाने के जिम्मेदार नहीं हैं। मेरा तो जी चाहता है उन्हें खोद कर दफन कर दूं। आखिर डॉक्टर के बहुत समझाने के बाद सलीम राजी हुआ। तीनों गोरों भी गाड़ी पर लादे गए और गाड़ी चली। सबके सब मजूर अपराधियों की भांति सर झुकाए कुछ दूर तक गाड़ी के पीछे पीछे चले।
डॉक्टर ने उनको बहुत धन्यवाद देकर विदा किया। 9 बजते बजते समीप का रेलवे स्टेशन मिला। इन लोगों ने गोरों को वहीं पुलिस के चार्ज में छोड़ दिया और आप डॉक्टर साहब के साथ गाड़ी पर बैठकर चले। सलीम और अमर तो जरा देर में हंसने बोलने लगे। इस संग्राम की चर्चा करते उनकी जबान न थकती थी। स्टेशन मास्टर से कहा, गाड़ी में मुसाफिरों से कहा, रास्ते में जो मिला उससे कहा। सलीम तो अपने साहस और शौर्य के खूब डींगे मारता था, मानो कोई किला जीत आया है और जनता को चाहिए कि उसे मुकुट पहनाए, उसकी गाड़ी खींचे, उसका जुलूस निकाले। किंतु अमरकांत चुपचाप डॉक्टर साहब के पास बैठा हुआ। आज के अनुभव ने उसके हृदय पर ऐसी चोट लगाई थी जो कभी न भरेगी। वह मनी मन इस घटना की व्याख्या कर रहा था। इन टके के सैनिकों की इतनी हिम्मत क्यों हुई? यह गोरे सिपाही इंग्लैंड के निम्नतम श्रेणी के मनुष्य होते हैं, इनका इतना साहस कैसे हुआ? इसलिए कि भारत पराधीन है, या लोग जानते हैं कि यहां के लोगों पर उनका आतंक छाया हुआ है? वह जो अनर्थ चाहे करे, कोई चू नहीं कर सकता। यहां आतंक दूर करना होगा, इस पराधीनता की जंजीर को तोड़ना होगा। इस जंजीर को तोड़ने के लिए वह तरह तरह के मंसूबे बांधने लगा, जिसमें यौवन का उन्माद था, लड़कपन की उग्रता थी और कच्ची बुद्धि की बहक।